अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फरवा खालिद नॉवेल्स ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि नावल का आगाज़ करें, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। नावल इश्कबाज कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 4। इसके बहुत से दुश्मनों को इसकी पहचान थी। वो किसी हॉस्पिटल में नहीं जा सकता था, ये इसके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता था। इसने अपने काबिल एतबार आदमियों के साथ आफ़ान को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था, जहां उसके असर रसूख की वजह से पुलिस ने इसका सारा मामला संभाल लिया था। डॉक्टर ने आफ़ान का इलाज शुरू कर दिया था। इसकी जानिब से तसल्ली होने के बाद उसे अपना ख्याल आया था। इसका अपना खून भी बहुत बह चुका था। इसके बाजू और कंधे पर गोलियां लगी थी, मगर वो खुद किसी भी हॉस्पिटल में नहीं जा सकता था। सर, आपकी बॉडी में अभी भी गोलियां मौजूद हैं। आप इस तरह लापरवाही करके अपने आप को मज़ीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुलाब खान और गुलनाज इसके करीब खड़े फिक्रमंदी से इसकी जानिब देख रहे थे। वो दोनों मियाँ बीवी इसके बहुत ही ख़ास लोग थे, जिन पर वो आंखें बंद करके भरोसा कर सकता था। वो दोनों पर लम्हा जीब के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। वो इसे अपना मोहसिन कहते थे। किसी डॉक्टर को उठा लाओ यहाँ। नीम वो आंखों से बमुश्किल बोल पाया था। वो न जाने कितनी देर से ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था। मुसलसल इतनी देर की भागदौड़ की वजह से अब इसकी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। इसकी जानिब से इजाज़त मिलते ही गुलाब खान बाहर की जानिब बढ़ा था, जब जी के की पर पुकार पर इसके कदमों को ब्रेक लगी थी। इसी डॉक्टर को उठा कर लाओ जिसने मेरे दुश्मन का इलाज करके मेरी जानिब दुश्मनी का हाथ बढ़ाया है। मैं इसी से अपना इलाज करवाऊंगा। इस हालत में भी वो शख्स अपनी दुश्मनी और इंतकाम नहीं भूला था। गुलाम खान समझ गया था कि अगर वो डॉक्टर ना मिलती तो जी ने अपना इलाज ही नहीं करवाना था। गुलाब खान, जल्दी जाओ। इसे पत्थर होता देख गुलनाज चिल्लाई थी, जिस पर वो अपने आदमियों को लेता वहां से निकल गया था। ईज़ल अपनी जगह काफ़ी परेशान हो चुकी थी। इसे ये जॉब अपने हाथ से निकलती महसूस हो रही थी। इन एलीट क्लास लोगों में तो वैसे ही शर्म नामी कोई शय नहीं थी, कहीं भी कभी भी शुरू हो जाते थे। इसने अक्सर यहाँ पार्टीज में नाचते लोगों को देखा था, इसलिए इसे आर्यान खानज़ादा का ये शदीद रिएक्शन समझ नहीं आया था। आई एम सॉरी सर, ईज़ल ने बोलना चाहा था, जब आर्यान ने हाथ उठाकर इसे खामोश करवा दिया था। इसने पलटकर फिल्ज़ा की जानिब देखा था, जो ईज़ल के वहाँ आ जाने की वजह से सख्त बदमज़ा हो चुकी थी। इसका प्लान इस लड़की ने ख़राब कर दिया था। आयान, मेरी बात तो सुनो। वेट्रेस, तुम जाओ यहाँ से। फिल्ज़ा ने ईज़ल को आंखें निकालते वहाँ से भेजना चाहा था। ईज़ल शुक्र अदा करती बाहर की जानिब बढ़ी थी। रुको। आर्यान की गंभीर भारी आवाज़ पर ईज़ल अपनी जाने जगह रुक सी गई थी, मगर इसने पलट कर नहीं देखा था। इस शख्स के भारी कदमों की चाप इस पे बहुत करीब सुनाई दे रही थी। मोबाइल दिखाओ अपना। आर्यान ने इसकी जानिब अपनी हथेली बढ़ाते सर तरीन लहजे में कहा था। जज जी। अपना मोबाइल वाला हाथ कमर पर ले जाते इसने हैरानगी से इसे देखा था। वो भला इसका मोबाइल क्यों मांग रहा था? ईज़ल को इस शख्स के चेहरे पर फैला तनाव और ख़तरनाक तासुरात खौफ में मुब्तला कर रहे थे। इसकी खामोशी पर आर्यान चंद कदम मजीद आगे हुआ था और ईज़ल के हाथ से मोबाइल छीन गया था। फिल्ज़ा खामोशी से एक जानिब खड़ी सब देख रही थी। वो अच्छे से समझ रही थी कि आर्यान के दिमाग में क्या चल रहा है, जिसकी वजह से फंस ये लड़की गई थी। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? ईज़ल ने घबरा कर इसके हाथ में मौजूद अपने मोबाइल को देखा था, जिसकी स्क्रीन एक साइड से टूटी हुई थी। जिसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था, मगर फिंगर लॉक देख ईज़ल की जानिब झुका था। हाथ दो अपना। ईज़ल को अपने हाथ तेज से पीछे ले जाते देख आर्यान ने इसके हाथ देख दाएं हाथ की कलाई को अपने शिकंजे में दबोच लिया था। ये क्या बदतमीजी है, छोड़े मेरा हाथ। ईज़ल इसकी इस हरकत पर गुस्से में आते इसकी गिरफ्त से अपने आप को आज़ाद कराने की कोशिश में इसकी हथेली की पुश्त पर अपने नाखन गाड़ गई थी, मगर वो तो नहायत ही फुर्सत के साथ इसकी उंगलियों को चिप पर लगाता मोबाइल अनलॉक कर चुका था। इसके चेहरे के बर्फीले तासरात ईज़ल को खाइफ कर रहे थे। फिल्ज़ा एक जानिब खड़ी नागवारी भरी निगाहों से ईज़ल का मासूम हुस्न देख रही थी। इसने खुद आर्यान को धोखा देकर किसी और से शादी कर ली थी, मगर इसे आज भी किसी भी लड़की का आर्यान के करीब आना बर्दाश्त नहीं था। इसके अपने शौहर के करीब न जाने कितनी लड़कियां पाई जाती थीं, मगर कभी इसे जुबान के हवाले से बुरा नहीं लगा था। वो चाहे उन्हें गले लगाता या कुछ भी करता, मगर इस लम्हे आर्यान का इस लड़की का हाथ पकड़ना भी फिल्ज़ा को तपा गया था। आर्यान लाख खोलते ही सीधा इसकी फ़ोन गैलरी में गया था। ये इंतहाई नाज़ेबा हरकत थी, मगर जिस तरह ये लड़की इसके कमरे में बगैर इजाज़त घुसी थी, वो ज़्यादा नाज़ेबा हरकत थी।
गैलरी खुलते ही सबसे पहले ईज़ल की नहायत ही खूबसूरत सी तस्वीर इसके सामने आई थी, जिसमें स्काई ब्लू कलर के लिबास में बिना दुपट्टे के गीले बालों के साथ खड़ी मासूम निगाहों से कैमरे की जानिब देखती बिल्कुल परी पैकर मालूम हो रही थी। इसकी बिना मेकअप के शफाफ रंगत और बेहद गुलाबी गद्दार होंठ, वो बेपनाह हसीन लड़की अपने हुस्न की रानाइयों से एकदम अनजान थी। आर्यान ने तेज़ी से इसकी तस्वीर को अपने सामने से हटाया था, मगर वहाँ इस तरह की और भी बहुत सारी तस्वीरें थीं। इसके मोबाइल में छुप कर बनाई हुई वीडियो नहीं थी। प्लीज़ सर, मेरा मोबाइल वापस करें, ये इंतहाई गलत हरकत है। ईज़ल रुहासे लहजे में बोलती इसके मोबाइल आगे बढ़ाने पर इससे लेती पीछे हट गई थी। गेट लॉस्ट। आर्यान खानज़ादा और इंतहाई गुस्से से बोलते इसे बाहर जाने का इशारा कर गया था, जिस पर वो शुक्र का कलमा पढ़ती तेजी से बाहर की जानिब भागी थी। इस वेट्रेस पर नज़र रखो। अपने पर्सनल असिस्टेंट शुएब को कॉल करके वार्न करता वो अब की बार फिल्ज़ा की जानिब पलटा था, जिसकी साड़ी का पल्लू अब भी नहायत गलत पोजीशन में था। वो दीवाना वार निगाहों से इसकी जानिब देखती दोबारा से इसके करीब आन खड़ी हुई थी। मैं जानती हूँ तुम आज भी सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो आर्यन खानज़ादा। सच तो ये है कि मैं भी अपने दिल से तुम्हारी मोहब्बत नहीं निकाल पाई। सुभान मलिक के साथ रहते हुए भी मेरा दिल और दिमाग सिर्फ तुम्हें सोचते हैं। मैं जानती हूँ तुम अब कभी मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। इसकी गर्दन में अपने दोनों बाजू हमाइल करती वो अपना चेहरा आर्यन के चेहरे के इंतहाई करीब ले आई थी, जो खामोशी से बुत बना खड़ा बेतासुर निगाहों से इसे देख रहा था कि ये लड़की कभी इसकी चॉइस थी, इसकी मोहब्बत थी नहीं, बल्कि तो दौलत की पुजारन थी, जो दौलत की खातिर किसी भी हद तक गिर सकती थी। आर्यन ने गुस्से से मुठ्ठियां भींच रखी थीं। वो इसके करीब के चेहरे के मज़ीद करीब आ रही थी। आर्यन खानज़ादा की जानलेवा कुर्बत और महकती खुशबू इसे आवाज़ों से बेगाना कर गई थी। इससे पहले कि वो जज्बात में बहक कर कुछ गलत कर जाती, आर्यन ने इसे दोनों हाथों से थाम कर खुद से दूर झटक दिया था। फिल्ज़ा की साड़ी का पल्लू गंदे से ढलक गया था। इसका आधा ब्लाउज इसके वजूद को ढकने में नाकाम साबित हो रहा था, मगर इस लड़की को अपनी इज्जत की परवाह कहाँ थी। मेरी नज़रों में तुम्हारे लिए जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट बची थी वो भी तुमने आज ख़त्म कर दी है। तुमने पहले सुभान मलिक की दौलत के पीछे मुझे धोखा दिया और अब मेरी दौलत की लालच में अपने शोहर के साथ धोखा कर रही हो। क्या तुम सारी औरतें ही ऐसे धोखेबाज और बदकिरदार होती हो, या सिर्फ मेरी ज़िंदगी में अब सिर्फ तुम जैसी औरतें ही आई हैं? अभी और इसी वक्त निकल जाओ मेरे कमरे से, वरना मैं हर लिहाज भूल जाऊँगा। मेरे कहर को आवाज़ मत दो जिसे मैंने बहुत मुश्किल से दबाया हुआ है। आर्यन खानज़ादा अब भी बहुत अच्छे से बात कर रहा था, वो अब भी इस लड़की का लिहाज रख रहा था। फिल्ज़ा ने अपनी जगह से उठते हसरत भरी निगाहों से इस बेहद शानदार मर्द को देखा था, जिसने इसे अपनी लालच की वजह से गंवा दिया था। वो खामोशी से सर झुकाए वहाँ से निकल गई थी। थैंक यू सो मच मुस्फरा, आज मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। तुमने दिन में भी ड्यूटी की और अब मेरी जगह पर नाइट ड्यूटी भी कर रही हो। रियली थैंक्स, तुम बहुत अच्छी हो। डॉक्टर बिस्मा के बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपनी नाइट शिफ्ट पर हॉस्पिटल नहीं आ पाई थी, मगर हमेशा की तरह सबकी मदद करने को तैयार बैठी डॉक्टर मुस्फरा का ख्याल आते ही इसने अपनी जगह नाइट ड्यूटी करने को कहा था, जिसे इसे नहायत ही खुशदिली के साथ कबूल भी कर लिया था। इट्स ओके, मैं अपने बेटे का ख्याल रखे, मैंने यहाँ सब संभाल लिया है। मुस्फरा इनसे बात करके फ़ोन रख चुकी थी जब दोबारा फ़ोन उठा था। इसकी ड्यूटी अब बस ख़त्म होने ही वाली थी। मुसलसल 20 घंटे की ड्यूटी के बाद अब वो शदीद थक चुकी थी। रात के 12 बजने वाले थे। अब वो घर जाकर सुकून से सोने का इरादा रखती थी। अस्सलाम वालेकुम आपा, मुस्फरा ने अपने मखसूस धीमे लहजे में सलाम किया था। तुम पार्टी में क्यों नहीं आई मुस्फरा? तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? यहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करते रहे और तुमने कोई देर के लिए भी आना गवारा नहीं किया। फ़ाइज़ा इसके सलाम का जवाब दिए बगैर शुरू हो चुकी थी। मुस्फरा ने ठंडी सांस भरते मोबाइल स्क्रीन को घूरा था। सॉरी आपा, मुझे आना था मगर एक इमरजेंसी हो गई तो। मुस्फरा ने सफाई पेश करनी चाहिए थी। तुम मेरे घर आना ही नहीं चाहती। मैं ही पागलों की तरह तुम्हें कॉल्स करती रहती हूँ। हर बार तुम कोई ना कोई बहाना बना देती हो। ठीक है मत आओ, मैं सुन लेती हूँ यहाँ अपने ससुराल वालों की बातें कि मेरी बहन के नज़दीक मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। वो अपनी डॉक्टरी की एग्ज़ाम में भूल चुकी है कि इसकी कोई बहन भी है। फ़ायदा एक ही सांस में शुरू हो चुकी थी और बिना मुस्फरा की कोई बात सुने कॉल काट गई थी। ओ खुदाया, आप आपा इतना गुस्सा क्यों करती हैं? हाँ, मुझे इनका ससुराल नहीं पसंद, मगर आज तो मजबूरी थी मेरी। अब आपा को मनाना पड़ेगा। बहुत नाराज़ हो गई हैं। अब इसे अपनी रूठी आपा को मनाने के लिए घर जाना था, जो काम मुस्फरा को बहुत मुश्किल लगता था। मुस्फरा पिछली रात भी नहीं सोई थी। इसका सर नींद से घूम रहा था। इसकी ड्यूटी का टाइम अब तकरीबन ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो अपनी चीज़ें समेटती उठ गई थी। 12 का टाइम हो रहा था। इस वक्त घर से तो कोई इसे लेने नहीं आने वाला था, इसे खुद ही जाना था। हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त भी काफ़ी लोग मौजूद थे, इसलिए वो कभी डरी नहीं थी। एक टैक्सी वाले अंकल जो इसके लिए काफ़ी काबिल एतबार थे, उन्हीं के साथ आती जाती थी, मगर आज इनकी टैक्सी से दूर दूर तक दिखाई नहीं दी थी। ओ साबिर अंकल तो है नहीं आज, आगे देख लेती हूँ, शायद आगे खड़े हों। कभी कभार हॉस्पिटल की सिक्योरिटी की वजह से टैक्सियों को दूर खड़ा किया जाता था। मुस्फरा तेज़ तेज़ कदमों से चलती हॉस्पिटल के गेट से काफ़ी आगे निकल आई थी, मगर साबिर अंकल और इनकी टैक्सी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। इससे पहले कि वो साबिर अंकल को कॉल करके पूछती, जब एक गाड़ी अचानक से इसके करीब आन रुकी थी। ज़ोरदार ब्रेक की वजह से गाड़ी के टायर्स ऊंची आवाज़ में चिरचिराते
مسفرہ کی جان نکال گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، گاڑی سے نکلنے والے نقاب پوش افراد اسے گھسیٹ کر گاڑی کے اندر ڈالتے ہوئے ہوا کے دوش پر آئے تھے۔ اسی تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ مسفرہ نے بہت شور ڈالا تھا، خود کو ان کی گرفت سے آزاد کروانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر 3 سے 4 کے قریب بھاری جسامت کے مالک افراد نے اسے ہلنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، خوف کے مارے اس کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ اس اچانک سے وہ گھپ اندھیرے میں دی جانے والی اس شخص کی دھمکی یاد آئی تھی۔ پورے وجود میں خوف کی شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے اس بات کا تصور تو کیا ہی نہیں تھا کہ اسے یوں اغوا کر لیا جائے گا، ایک مرتے شخص کی جان بچانے کی سزا دی جائے گی۔ اس طرح اغوا ہونے کا انجام کیا ہوتا ہے وہ اچھے سے سمجھتی تھی۔ نہ جانے یہ لوگ آگے اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ اسے بے ہوش نہیں کیا گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھی گئی تھی تاکہ تاریکی میں بھی وہ راستوں کا تعین نہ کر سکے۔ لمبی مسافت طے کرنے کے بعد گاڑی روک دی گئی تھی۔ کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر نیچے اتارا تھا۔ چلو اندر، کسی خاتون کی آواز سنتے مسفرہ کو تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی پٹی نہیں اتاری گئی تھی۔ نہ جانے اسے کون سے راستوں سے گزار کر ایک روم کے سامنے لاتے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بہت کس کر باندھی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ ہمارے باس کا علاج کرنا ہے تم نے، اگر انہیں کچھ ہوا تو تم زندہ نہیں لوٹ پاؤ گے۔ یہاں سے ان کا کافی خون بہہ چکا ہے، جلدی سے علاج شروع کرو ان کا۔ گلناز کی بات پر مسفرہ نے نگاہیں موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جس کے چہرے پر نقاب تھا۔ وہ صرف اس کی آنکھیں دیکھ پائی تھی۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا، سیاہ لباس میں ملوث افراد کی پوری ایک فوج موجود تھی۔ یہاں سے فرار ہو پانا ناممکن تھا۔ ناول جاری ہے۔ جی گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ اور زیادہ مزے کی ہو سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔